67th बीपीएससी का टेस्ट है पॉलिटी का, और ये बिल्कुल हिंदी मीडियम में होगा। तो इंग्लिश मीडियम में जिसको अगर हिंदी समझ में आता है तो उस आसानी से इस टेस्ट को फॉलो कर सकता है। क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में होगा तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है उसमें जो लोकतांत्रिक, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है, लोकतांत्रिक रूप है, तो उसमें बेसिकली जो लोकतंत्र, इसमें क्या सब इंक्लूड है? क्या न्याय इंक्लूड है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा? तो जस्टिस भी है, ठीक है, फ्रीडम भी है, इक्वालिटी भी है और फ्रेटर्निटी है भी है। तो ये चारों इंक्लूड है, इसलिए आंसर होगा 1 2 3 4। ये क्वेश्चन नहीं है प्रियम्बल में, प्रस्तावना की बात नहीं है, यह है कि लोकतंत्र में बेसिकली क्या क्या फैक्टर आता है हमारे लोकतंत्र में, तो ये सारा जो है इंक्लूड है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को स्थिति क्या थी? तो उस समय धर्मनिरपेक्ष शुरू में जो है संविधान के टाइम में तो लागू, मतलब प्रियम्बल में था नहीं, तो उस समय जो धर्मनिरपेक्ष है ये नहीं था, तो सी और डी नहीं होगा। अब बी में देख लीजिए, डेमोक्रेटिक था या मतलब प्रजातांत्रिक के साथ संपूर्ण सोवेनिटी भी था, प्रभुत्व संपन्न भी था, तो बी आंसर होगा। सोवेनिटी भी था और डेमोक्रेटिक भी था, पर दो का बी। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द है जो मतलब 42वें अमेंडमेंट में नहीं ऐड किया गया था? तो क्या सब ऐड किया गया था उस समय? तो समाजवादी ऐड किया गया था, पंथ निरपेक्ष ऐड किया गया था, अच्छा गरिमा और निष्ठा, तो इंटेग्रिटी जो है बेसिकली वो अखंडता बेसिकली ऐड किया गया था। तो ये गरिमा और निष्ठा यहाँ दोनों हो सकता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं है। तो अखंडता बेसिकली है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो सी और डी दोनों हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही से फ्रेम नहीं था। चौथा क्वेश्चन है, जो संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल है उसमें मतलब किस रूप में उसमें घोषित किया गया है? प्रियम्बल में क्या है? तो प्रियम्बल में आप जानते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष है ही, लोकतांत्रिक है ही और प्रभुत्व संपन्न है ही, तो ये सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, प्रियम्बल को अब तक उद्देशिका को कितना बार चेंज किया गया है? तो एक बार चेंज किया गया है। नेक्स्ट, प्रियम्बल में प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? न्याय है, भ्रातृत्व है, फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी है, लेकिन मताधिकार नहीं है, तो 6 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 7, आर्टिकल 1 में घोषणा की गई है इंडिया अर्थात भारत, भारत क्या है? तो फेडरल स्टेट है या यूनिटरी है? तो एक तरीके से क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, तो 7 का ए होगा। नेक्स्ट 8 का, शक्ति का विभाजन जो पावर बटा है और स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, किसमें मतलब मेन ये किसका फीचर है? तो ये बेसिकली कहाँ पे ये मतलब पावर बटा होता है? तो यूएस में देख सकते हैं पावर बटा हुआ है, और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, यानी ये संघीय ढांचा है, तो ये सरकार का संघीय रूप होगा, 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ईस्वी में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया? फंडामेंटल ड्यूटी कब शामिल किया गया था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का जो संविधान सभा है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें जो सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे, तो 10 का सी होगा। नेक्स्ट, जो फेडरल संघीय समिति थी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा का, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कई बार डाउट हो जाता है यहाँ पे, वल्लभ भाई पटेल नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, जो इंडिया में पावर है, पॉलिटिकल पावर है, इसका स्रोत कौन है? संविधान है, संसद है, या फिर हम लोग हैं? तो वी द पीपल यानी डी, 12 का डी होगा। 13, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष, यानी फेडरल जो गवर्नमेंट होता है उसका मेन डिमेरिट्स क्या है? तो कई बार होता है कि पावर बटा हुआ है, तो मान लो जैसे कश्मीर है, कभी कभी ज्यादा ऑटोनॉमी की बात करने लगता है, तो हमेशा एक पृथकता का खतरा होता है। सत्तावादी शासन ये नहीं होगा, स्थानीय हित की उपेक्षा नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, अकुशल प्रशासन भी नहीं होता है, क्योंकि पावर बटा रहता है, स्थानीय हित भी देखा जाता है, कुशल प्रशासन भी होता है, बस हटने पृथक। तो 13 का ये होगा। 14, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति यानी जो डबल हाउस है वो बेसिकली ड्यूल सिस्टम वो मतलब अनिवार्य है? तो जो वो बेसिकली कहाँ पे होगा? संघीय में होगा। ड्यूल दो जो बेसिकली पावर बटा होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच, इसलिए संघीय होगा, तो 14 का सी। नेक्स्ट 15, किसको मिनी संविधान भी माना जाता है? तो 42nd अमेंडमेंट। भारत को गणराज्य के रूप में क्यों माना जाता है? इंडिया को रिपब्लिक क्यों माना जाता है? तो इसका कारण है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है यानी राज्याध्यक्ष है उसका इलेक्शन होता है, यूके एक गणराज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17,
गणराज्य में वास्तविक कार्यधारा में मतलब गणराज्य में बेसिकली रियल पावर किसके पास होता है? नॉमिनल पावर तो नाम तो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन वास्तविक पावर किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। 17 का ये 18 भारतीय संविधान के प्रारूप मतलब जो बना था उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर पता ही होगा आपको, 18 का ये। नेक्स्ट 19, पहला बार जो है आम चुनाव कब हुआ था? तो यहाँ पे एक आप खुद से गेस कीजिए, सी है या डी। ठीक है, यहाँ पे कई बार आपको कंफ्यूजन होगा तो आप खुद से गूगल सर्च कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, एकल नागरिकता कहाँ से अपनाया गया है? तो ये इंग्लैंड से है। यूएस में डबल सिटीजनशिप है, जो यूनिटरी फीचर होता है एकीकृत, वहाँ पे इंग्लैंड एकल नागरिकता होता है। 21, दोहरी नागरिकता यानी डबल सिटीजनशिप जो है किसका कहाँ पे होगा? तो संघीय सरकार का होगा, जैसे यूएस में है। 21 का बी। 22, भारतीय जो इंडियन फेडरलिज्म है संघवाद किसके निकट है? तो ये कनाडा के पास है, और चूंकि बटा भी है लेकिन गवर्नर के पास ज्यादा पावर है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 23, जो 368 है उसमें क्या आप संशोधित नहीं कर सकते हो? मतलब जिसमें 368 के अंतर्गत कौन सा ऐसा चीज है जो उसको आप संशोधन नहीं कर सकते हो, क्या सब चीज? तो बेसिक स्ट्रक्चर में कहा गया है जो कुछ कुछ चीजों को आप संशोधन नहीं कर सकते, जैसे सोवेनिटी, इंटीग्रिटी, फेडरल फीचर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो डी होगा, ये थोड़ा सा सही से आया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, यूएसए से हमने क्या सब लिया है? तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा लिया है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार लिया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी लिया हुआ है। तो 24 का डी होगा। 25, नागरिक समता का क्या अर्थ है? यानी सिटीजन को जो इक्वालिटी देते हैं इसका क्या अर्थ है? तो लॉ के आगे सबको समान, या अपॉर्चुनिटी देना सबको, या फिर राज्यों के मामले में भागीदारी। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे अवसर की समानता, चाहे कोई भी सिटीजन हो तो हर सिटीजन को जो है बराबर मौका मिले। नेक्स्ट, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो ये का अगर फंडामेंटल राइट्स हनन होगा मूल अधिकार, तो डायरेक्ट जो है बेसिकली हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो 32 आर्टिकल 32 है जिसमें आप डायरेक्टली जा सकते हैं। फंडामेंटल जो राइट्स है उसको लागू करने के लिए, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए बेसिकली कोर्ट क्या जारी करती है? डिक्री, अध्यादेश, रिट या अधिसूचना? रिट जारी करती है। लीगल ऑर्डर है रिट एक। यदि कैद में किसी व्यक्ति के कैद होने पर यदि 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का क्या नाम है? तो 220, जैसे 32 है 32, उसी तरीके से 226 एक तरह का जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कार्रवाई है। क्वेश्चन नंबर 29, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है बेसिकली कौन सा किस रिट को जारी करके जो है किसी को कार्य करने के लिए बात किया जा सकता है? तो ये कौन सा रिट है जिसमें आप फोर्स करते हैं? तो मैंडेमस वी कमांड, यानी आपको करना पड़ेगा। प्रेषण में आप जो है बेसिकली ट्रांसफर करवाते हैं। हैबियस कॉर्पस में बेसिकली बॉडी आप पूछते हैं लाने के लिए, पेश करने का। वो वारंटों में आपने किस बेसिस पर जो है ऑफिस वहाँ पे आपका आधार क्या है? नेक्स्ट, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, तो रिट यदि वो करता है तो कौन सा प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? तो वो कौन सा रिट है जो आपके अधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? तो अधिकार ये जो है ये को वारंटो है। तो अधिकार परिप्रेक्ष्य यानी किस आधार पर आप कोई जो है आपने कोई पद धारण किया है, यानी जस्टिफाई कैसे करेंगे आप अपने किसी पद को। नेक्स्ट, कौन सा रिट जो है इंडिपेंडेंट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलवार्क है? तो इंडिविजुअल के फ्रीडम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। तो ये जो है आपको हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट, अच्छा, ये हैबियस कॉर्पस इंडिविजुअल के खिलाफ भी हो सकता, मतलब प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ भी हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई, लेकिन उस मतलब संविधान में नहीं है लेकिन उसको फंडामेंटल राइट्स माना है? तो प्राइवेसी, निजता का अधिकार, 32 का ये हुआ। नेक्स्ट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था जिसमें संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से? तो 44th अमेंडमेंट से फंडामेंटल संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट 34, वो कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान का दिल। तो वो कौन सा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, 32 धारा 32। प्रेस की स्वतंत्रता 19 में है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, इम्प्लिसिट है।
नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? तो ये अमेंड भी किया जा, तभी तो राइट टू प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हटा दिया गया, तो लंबित किया जा सकता है। 36 का भी होगा। नेक्स्ट 37, नागरिक और विदेशी दोनों को क्या है? तो विधिक अधिकार, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स दोनों को है लेकिन सारा नहीं है। जैसे विदेशियों को 15, 15, 16, 19, 29, 30 नहीं है, ये बस नागरिक को है, विदेशी को नहीं। लेकिन लीगल राइट्स दोनों को है, नागरिक और विदेशी दोनों को। राजनीतिक राइट्स तो विदेशी को है नहीं, सिविल में भी विदेशी को नहीं होगा। विधिक अधिकार जो है नागरिक और विदेशी दोनों को है। कौन सा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है जो केवल इंडियन के लिए है? तो अभी बोला 15, 16, 19, 29, 30, ये बात नागरिक के लिए। तो 19, 15 जीवन और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, क्योंकि ये तो होगा ही। तो जो 19 है ये मात्र सिटीजन को है, बाकी सारा तो आप याद कर लीजिए। 15, 16, 19, 29, 30। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 जो है क्या गारंटी देता है? तो ये गारंटी देता है एक समानता, कानून के सामने समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन, सुरक्षा। 39 का डी। नेक्स्ट 40, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी, यानी आपको टैक्स नहीं देना है अगर आप रिलीजियस कोई काम करते हैं। तो ये किस में आर्टिकल में? 27 में है। नेक्स्ट 41, भारत में जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। 42, मत देने का अधिकार होता है, ये किस तरह का अधिकार? तो ये डिस्प्यूट है अलग अलग में, लेकिन आपको ये एक तरीके से लीगल राइट्स है, कभी में संवैधानिक भी रहेगा। तो ये जो मताधिकार है वो लीगल राइट्स है। 43, जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें कौन सा मतलब एक केस था जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स से जुड़े थे? तो गोलकनाथ में था। तो अलग अलग केस है, गोलकनाथ, फिर केशवानंद भारती और फिर मिनर्वा मिल केस। तो गोलकनाथ में फंडामेंटल राइट्स को प्राइमेसी दिया गया था ओवर डीपीएसपी। नेक्स्ट 44, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसमें न्यायपालिका तथा कार्यपालिका सेपरेशन का मतलब है? तो ये डीपीएसपी में है, आर्टिकल 50 में है, राज्य का नीति निर्देशक, जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को सेपरेट किया गया है। 45, कौन सा भारतीय संविधान का भाग है जिसमें सोशल और इकोनॉमिक जो है डेमोक्रेसी की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक? तो ये नीति निर्देशक तत्व में। यदि सरकार जो है डीपीएसपी को लागू नहीं करे, राज्य के नीति निर्देशक, तो नागरिक क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जैसे वेज का नहीं, इक्वल वेज का नहीं, अब क्या कर सकता है? 47, जो भारत के राष्ट्रपति को विवेकाधिकार है, जो डिस्क्रिशनरी पावर है, उसमें क्या कर सकता है वो? फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, जब तक उसको गवर्नमेंट नहीं देगी। राष्ट्रपति शासन भी जब तक जो हाउस में पास नहीं होगा। मुख्य चुनाव भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में उनका डिस्क्रिशन है, वो यदि बहुमत नहीं है उस समय वो चुन सकते हैं किसको प्रधानमंत्री चुनेंगे। 48, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत कार्य, यानी अगर राष्ट्रपति शासन लागू है उस समय सरकार जो है किसको मेंबर बनाएगा अपने काम करने के लिए एग्जीक्यूटिव? तो विधानमंडल नहीं, उस समय तो बेसिकली हाउस सस्पेंड रहता है, तो विधानमंडल का कोई भी सदस्य उसका मेंबर नहीं होगा। ये एक तरीके से प्रेसिडेंट पावर को डेलीगेट कर देता है। ठीक है। 49, संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है? तो ये केटी शाह ने शायद कहा था। 49 का ए होगा। 50, राष्ट्रपति द्वारा जब इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात स्थिति अगर लगती है, तो मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसको जो है रेटिफाई कितने दिन में करना होगा? तो 1 मंथ, पहले 2 मंथ था। तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, कैबिनेट इन राइटिंग दिया जाएगा और 1 मंथ के अंतर्गत आपको जो है बेसिकली लिखित में आपको वेरीफाई कराना है हाउस से। ये फर्स्ट 50 क्वेश्चन है, और फिर आगे 150 क्वेश्चन होगा, तो फिर आगे जो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।